गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से। पश्चिम बंगाल के मालदा में बांग्लादेश सीमा पर तनाव बढ़ गया है। इस तनाव की वजह शनिवार को सीमा के पास रहने वाले ग्रामीणों और किसानों में हुआ विवाद है। भारतीय किसानों ने बांग्लादेशी लोगों पर फसल चोरी करने का आरोप लगाया है। भारतीय किसानों को कहना है कि सीमा पार से आए असामाजिक तत्व बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की मदद से उनकी फसल काट कर ले गए हैं। इस घटना ने दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों को और ज़्यादा बिगाड़ दिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते बीते साल अगस्त में शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद से तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। टेलीग्राफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार सुबह मालदा के सुखदेवपुर में अफवाह फैली कि बांग्लादेशियों ने उनकी फसल चुरा ली है। इसके बाद सैकड़ों भारतीय किसान सीमा पर पहुंच गए और बांग्लादेश विरोधी नारेबाजी शुरू कर दी। बांग्लादेश के चपाई नवाबगंज जिले के निवासी भी भारतीय किसानों को देख सीमा के पास आ गए। तनाव को देखते हुए बीएसएफ और बीजीपी ने मोर्चा संभाला और भी को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के चूल्हे छोड़े। इसके बाद दोनों देशों के ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस दौरान पत्थरबाजी होने की भी बात सामने आई है। सूत्रों का कहना है कि बांग्लादेशी पक्ष से पथराव शुरू की गई, जिसमें कई भारतीय किसान और बीएसएफ के जवान घायल हुए। बांग्लादेशी पक्ष से कुछ देसी बम फेंके जाने का भी दावा किया गया है। स्थानीय अफसरों का कहना है कि सीमा के दोनों ओर आम लोगों को इस तरह जमा होना पहले नहीं देखा गया था। प्रकाश चंद्र घोष और उत्तम मंडल नाम के किसानों ने बताया कि बांग्लादेशी बदमाशों ने उनकी 10 बीघा जमीन से मक्का, सरसों और गेहूं की फसल चुराई है। उत्तम मंडल ने कहा कि बीजीबी जानबूझकर बाढ़ लगाने पर आपत्ति जताया ताकि हमारी फसल चुरा सके। प्रकाश चंद्र घोष ने भी फसल चोरी होने की बात कही। साथ ही बांग्लादेशियों की ओर से पत्थरबाजी में कई लोगों के घायल होने का दावा किया है। सुखदेवपुर एक छोटा सा गांव है। सीमा के पास बसा यह गांव हाल में सुर्खियों में आया था जब बीजीबी ने सीमा पर बाढ़ लगाने पर आपत्ति जताई थी। कैबिनेट ने आरोप लगाया था कि बीजीबी के जवानों ने उन्हें बाढ़ लगाने में से रोका था। सीमा पर बढ़ता तनाव दोनों देशों के रिश्तों के लिए भी चुनौती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि सीमा के पास के निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आइए हम बात करें अमेरिका में टिकटॉक की। अमेरिका में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक बंद हो गया है। अमेरिका में शनिवार देर रात से टिकटॉक ने काम करना बंद कर दिया है। ये एप्पल और गूगल ऐप स्टोर से भी गायब हो गया है, यानी वो अमेरिका में इस ऐप को डाउनलोड भी नहीं किया जा सकता है। ऐसा नए कानून के लागू होने से ठीक पहले हुआ है, जिसके तहत करीब 17 करोड़ अमेरिकी यूजर्स वाले इस ऐप को देश में बंद करना जरूरी था। डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यभार संभालने के बाद टिकटॉक को 90 दिन का मोहलत का संकेत दिया है। टिकटॉक ने भी डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के साथ इस पर बात करने का इशारा किया है। चीनी कंपनी बाइट डांस के मालिकाना हक वाले टिकटॉक ने शनिवार रात अपने यूजर्स के लिए जारी संदेश में कहा, अमेरिका में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला एक कानून लागू हो गया है। इसका मतलब है कि आप अभी टिकटॉक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि हमें इसकी खुशी है कि नए राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि वो टिकटॉक को बहाल करने पर हमारे साथ काम करेंगे। ऐसे में आप हमारे साथ बने रहें। ट्रंप ने टिकटॉक पर नरमी के सवाल पर एनबीसी से एक बातचीत में कहा कि 90 दिनों का विस्तार पर संभावना है कि ऐसा जाएगा। अगर मैं ऐसा करने का फैसला करता हूं तो मैं शायद सोमवार को इसकी घोषणा करूंगा। टिकटॉक ने बड़ी संख्या में अमेरिकी युवाओं को आकर्षित किया है। अमेरिका की करीब आधी आबादी इस ऐप पर है, जो छोटी वीडियो साझा करने के लिए ऑनलाइन मंच है। टिकटॉक अमेरिकी सरकार के बैन की वजह से रविवार को बंद हो रहा था। पिछले साल पारित एक कानून के तहत टिकटॉक पर बैन का फैसला लिया गया था। इस बैन को शुक्रवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। टिकटॉक पर आगे की कार्रवाई करना अब आने वाले ट्रंप प्रशासन पर निर्भर है। वाशिंगटन में चीनी दूतावास ने अमेरिका पर टिकटॉक को दबाने के लिए अनुचित शक्ति के उपयोग का आरोप लगाया है। एक सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि टिकटॉक के सीईओ सांजी च्यू अमेरिकी राष्ट्रपति के उद्घाटन में शामिल होने की योजना बना रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट का कहना है कि बीजिंग ने टिकटॉक के अमेरिकी परिचालन को अरबपति और ट्रंप के खास सहयोगी एलन मस्क को बेचने के बारे में बातचीत की है। हालांकि कंपनी ने ऐसी संभावना से इनकार किया है। आइए हम बात करें अमेरिका का सबसे खतरनाक परमाणु बम के बारे में। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से नाटो के देश दहशत में हैं। व्लादिमीर पुतिन की सरकार ने नाटो के कई देशों को धमकी दी है, जिनकी सीमा रूस से लगती है। नाटो देशों को मंडराते खतरे के बीच अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक परमाणु बम B61-12 को यूरोप में तैनात किया है। इस बम को फाइटर जेट की मदद से हवा के रास्ते दुश्मन के ठिकाने पर गिराया जा सकता है। रूस ने हाल ही में इस परमाणु बम को अपग्रेड किया है। अमेरिका ने इस तैनाती की एक तरह से पुष्टि भी कर दी है। विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका के इस कदम के पीछे चीन भी बड़ी वजह है, जो बहुत ही तेज़ी से परमाणु बम बना रहा है। चीन का इरादा 1000 परमाणु बम बनाने का है। यही नहीं, अमेरिका अपने घरेलू यूरेनियम संवर्धन प्रोग्राम को फिर से शुरू कर रहा है।
ताकि अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत किया जा सके। अभी तक इसकी बात की पुष्टि नहीं हुई थी कि यूरोप में मौजूद नाटो के ठिकानों को अपग्रेड किए गए B61-12 परमाणु बम दिए गए हैं या नहीं। यह B61-12 परमाणु बम इससे पहले बनाए गए B61 थर्मोन्यूक्लियर ग्रेविटी बम का अपग्रेड वर्जन है। ये परमाणु बम साल 1968 से ही अमेरिका के एटमी जखीरे में मौजूद है। ये अमेरिका के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण परमाणु हथियारों में शामिल है। अमेरिका ने कुछ समय पहले परमाणु बमों को अपग्रेड करने के लिए अपने सबसे व्यापक आधुनिकीकरण प्रोग्राम को शुरू किया था। B61-12 परमाणु बम 12 फुट के होते हैं। इसमें 50 किलोटन का वॉरड होता है, जो 50,000 टन TNT के बराबर तबाही मचाने की क्षमता रखता है। इसे बहुत ही सटीक परमाणु हमला करने की डिज़ाइन किया गया है। इसको इस तरह से बनाया गया है कि परमाणु बम को पायलट कई मील की दूरी से ही अपने लक्ष्य पर गिरा सकते हैं। B83 परमाणु बम से तुलना की बात करें तो इसकी अधिकतम क्षमता 1200 किलोटन ही है। अमेरिका के परमाणु बमों को संभालने वाले NNSA के प्रसारक जिल हर्बी ने अपने एक ताज़ा बयान में कहा कि नाटो बहुत मजबूत है। नया B61-12 ग्रेविटी बम को अग्रिम मोर्चे पर पूरी तरह से तैनात कर दिया गया है। हमने नाटो की परमाणु क्षमता को बढ़ा दिया है। अमेरिकी परमाणु वैज्ञानिकों के फेडरेशन के वैज्ञानिक हांस क्रिस्टियन का कहना है कि यह बयान दिखाता है कि B61-12 परमाणु बमों की आधिकारिक रूप से यूरोप में तैनाती शुरू हो गई है। किन किन देशों में अमेरिकी परमाणु बम। इससे पहले रूस ने अमेरिका को इन परमाणु बमों को तैनात करने को लेकर चेतावनी दी थी। अमेरिका के पास इस समय 200 टैक्टिकल न्यूक्लियर बम हैं, जिसमें से आधे उसके सहयोगी देशों के यहाँ तैनात हैं। इसमें बेल्जियम, इटली, जर्मनी, नीदरलैंड, तुर्की शामिल है। वहीं रूस के पास ऐसे 2000 टैक्टिकल न्यूक्लियर बम हैं। चीन भी अब बहुत तेज़ी से परमाणु बम बनाकर इन देशों से टक्कर लेने की कोशिश में लगा है। आइए हम बात करें गाज़ा युद्ध की। गाज़ा युद्ध विराम के बाद हमास ने उन 3 महिला बंधकों के नाम जारी कर दिए जिन्हें वह रविवार को रिहा करने की योजना बना रहा है। बंधकों के नाम जारी करने के साथ ही संघर्ष विराम को लेकर गतिरोध दूर हो गया है। टेलीग्राम पर एक पोस्ट में हमास ने कहा कि वह इसराइल के साथ युद्ध विराम के हिस्से के रूप में रोमी गोनेन, एमिली दमारी और डोरन स्टीनबेचर को रिहा किया जाएगा। इसराइल ने कहा कि गाज़ा में युद्ध विराम स्थानीय समय अनुसार सुबह 11:15 पर प्रभावी हो गया है। स्थानीय समय अनुसार संघर्ष विराम को सुबह 8:30 पर प्रभावी होना था, लेकिन हमास की ओर से बंदूकों की सूची जारी नहीं किए जाने के कारण इसमें लगभग 3 घंटे की देरी हुई। संघर्ष विराम के प्रभावी होते ही युद्ध वाली जगहों पर जश्न मनाया गया और कुछ फिलिस्तीनी अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं। हर दिन बढ़ेगी आपकी सुरक्षा। एक 31 वर्षीय डोरोन स्टीनबेचर इसराइल में पशु चिकित्सा नर्स हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के वक्त वह अज़ा में अपने अपार्टमेंट में थी। दूसरी 28 वर्षीय एमिली दमारी के पास ब्रिटेन और इसराइल की दोहरी नागरिकता है। वो किबुत्ज कफर अज़ा से बंधक बनाए गए इसराइली नागरिकों में शामिल थी। हालांकि उनके साथ कई कैदियों को पिछले साल नवंबर में रिहा कर दिया गया था। 24 वर्षीय रोमी गोनेन को हमास के आतंकवादियों ने सुपरनोवा फेस्टिवल से भागने की कोशिश करते समय पकड़ा था। इस फेस्टिवल में हमास के आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया था, जिसमें सैकड़ों इजरायली नागरिकों की मौत हुई थी। नेतन्याहू ने हमास को दी थी चेतावनी। इससे पहले इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास जब तक कई फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में रिहा किए जाने वाले 3 बंधुओं की सूची नहीं दे देता, तब तक गाज़ा में संघर्ष विराम प्रभावी नहीं होगा। नेतन्याहू ने एक बयान में कहा कि उन्होंने सेना को निर्देश दिया है कि स्थानीय समय अनुसार सुबह 8:30 पर प्रभावी होने वाला संघर्ष विराम तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक इसराइल के पास रिहा किए जाने वाले उन बंदूकों की सूची नहीं आती जिसे हमास ने उपलब्ध कराने का वादा किया था। गाज़ा पर इजरायली सेना ने किए जबरदस्त हमले। इसराइल की सेना ने कहा कि वह गाज़ा पट्टी पर हमले जारी रखे हुए है क्योंकि हमास के साथ विवाद के कारण संघर्ष विराम प्रभावी होने में देरी हो रही है। सेना के मुख्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हैंगरी ने कहा कि जब तक हमास रविवार को रिहा किए जाने वाले 3 बंदूकों के नाम नहीं सौंप देता, तब तक संघर्ष विराम प्रभावी नहीं होगा। संघर्ष विराम में देरी के बाद दक्षिण शहर खान यूनिस में इजरायली हवाई हमले में कम से कम 8 लोगों की जान चली गई। हमास में क्यों देरी से जारी किए नाम। नासिर अस्पताल ने रविवार के हमले में हताहतों की पुष्टि की है, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि संघर्ष विराम के प्रभावी होने के लगभग 2 घंटे बाद हुआ। गाज़ा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को गाज़ा शहर में हमलों में 3 और मौतों की सूचना दी है। हमास ने नाम सौंपने में देरी के लिए तकनीकी कारणों का हवाला दिया। उसने एक बयान में कहा कि वह पिछले सप्ताह घोषित किए गए संघर्ष विराम समझौते के लिए प्रतिबद्ध है। आइए अब बात करें पाकिस्तान की सैटेलाइट के बारे में। पाकिस्तान ने हाल ही में एक सैटेलाइट लॉन्च की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पोस्ट पे इसकी जानकारी दी। हालांकि सैटेलाइट की तस्वीर जैसे ही सामने आई तो इसे लेकर सोशल मीडिया पर खूब मजाक उड़ा।
खूब मीम शेयर किए गए। कुछ लोगों ने पाकिस्तानी सेटेलाइट की तुलना पानी की टंकी से की तो किसी ने इसकी तुलना किचन में रखे गैस सिलेंडर से की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सेटेलाइट की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि और ऊंची उड़ान पर देश के लिए गर्व का क्षण, क्योंकि पाकिस्तान ने चीन के ज्यूक्वान सेटेलाइट लॉन्च सेंटर से अपने पहले स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल EO-1 उपग्रह को गर्व के साथ लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि फसल की पैदावार की भविष्यवाणी करने से लेकर शहरी विकास पर नजर रखने में यह सेटेलाइट अहम साबित होगी। सुपार्को के नेतृत्व में यह अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हमारे देश की बढ़ती क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। सोशल मीडिया यूजर्स ने उड़ाया मजाक। शहबाज शरीफ के इस पोस्ट के बाद ही लोगों ने इसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। एक यूज़र ने सेटेलाइट के डिज़ाइन की आलोचना करते हुए कहा यह देखने में पानी की टंकी जैसी है। एक अन्य यूज़र ने लिखा ये बिल्कुल पानी की बड़ी बोतल जैसी है। एक यूज़र ने लिखा कि पाकिस्तानी सेटेलाइट का डिज़ाइन नारियल के तेल की बोतल जैसा है। एक यूज़र ने लिखा कि यह मेरे घर के किचन में रखे गैस सिलेंडर जैसा है। Please do like, share and subscribe this channel of mine, news, views and analysis by Prakash.